Hello, students. I'm Kirti Mishra. Welcome to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing a unit number second, structure of atom. In our last lecture, we discussed about the hydrogen spectrum, emission and absorption spectrum, and Rydberg formula. In this lecture, our next topic is drawback of Rutherford model. आप सभी ने रदरफोर्ड का मॉडल किया था जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में आपको बताया गया था। तो उस मॉडल की सबसे जो ड्रॉबैक्स थी, जो कमियां थी, जिसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है वो बोहर का मॉडल आया था। तो ऐसी क्या ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक्स का मतलब जो कमियां थी, वो कमियां क्या थी। तो सबसे जो फर्स्ट है, वो फर्स्ट इसका जो है आपका है वो क्या, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आप देखते हो जो कोई भी एटम होता है वो एटम क्वाइटली जो है वो स्टेबल होता है, लेकिन जो आपका ये रदरफोर्ड का मॉडल कहता है वो ये कहता है कि ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपके सेल्स होते हैं और इस सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो सर्कुलेट करता रहता है ऐसे। तो अगर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के जो अराउंड है वो रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो जो है बाहर आती हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर आएंगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसकी जो है एनर्जी का लॉस करेगा तो जो ऑर्बिट है वो इसका ऑर्बिट जो है वो छोटा होता चला जाएगा। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, और जिससे जो एटम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो एटम है वो क्वाइट स्टेबल है, तो ये अगर एनर्जी का लॉस कर रहा है तो कैसे स्टेबल हो रहा है, इस बारे में जो है रदरफोर्ड ने हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंडली है कि इसने जो है जो भी एलिमेंट है उसका लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया। जैसे कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा थी, रिडबर्ग फॉर्मूले में हमने कर रहे थे, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़। तो इसने ये नहीं बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं, मतलब कि वाई एलिमेंट्स प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा, वाई एलिमेंट्स प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा। तो रदरफोर्ड ने हमें लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी कुछ नहीं बताया। और थर्ड कमी क्या थी कि इसने आपको, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो ये नहीं एक्सप्लेन किया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, या न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल में उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस एनर्जी के भी यहाँ पे, कौन से फर्स्ट हैं, कौन से सेकेंड हैं, कौन से थर्ड आएंगे। तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड, उस एनर्जी के बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ना तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और ना ही उनकी एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियस के अराउंड की किस एनर्जी के फॉर्म में वो आपस में अटैच होंगे। तो वो कुछ भी यहाँ पे रदरफोर्ड ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया। अब उसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड का जो मॉडल आया उसकी कमियां निकल गई। तो उसके बाद हमारे पास एक नया मॉडल आया जिसको हमने क्या कहा, बोहर मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट जो मॉडल आया वो हमारे पास क्या आया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर साइंटिस्ट थे, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उसको जो है ठीक करते हुए एक अपना नया मॉडल दिया। तो ये जो मॉडल था वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था जो आपकी आई थी। ये मॉडल जो है 1913 में आया। इस मॉडल की जो मेन पॉस्टुलेट्स थी, पॉस्टुलेट्स का मतलब जो मेन अवधारणाएं थी, जो मेन थिंग्स, जो मेन बातें बताई गई थी, वो क्या बताया गया कि बोहर ने बताया कि जो एटम है उसके पास एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर में। बोहर ने बताया कि जो भी आपका एटम है उस एटम के सेंटर में एक छोटा सा स्मॉल हैवी जो है पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, जो कि क्या है, इसका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ हैं, जिस सर्कुलर पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है। सेकेंड इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट विच इज सर्कुलर इन पाथ अराउंड द न्यूक्लियस कॉल द एनर्जी लेवल।
अब इसने जो यहाँ पे सेकंड थिंग आपको बोहर ने बताई है, सेकंड थिंग बोहर ने ये बताई है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड का जो सर्कुलर पाथ है इस पाथ पे रोटेट कर रहे हैं, और ये जो पाथ हैं इस पाथ को जो बोहर ने क्या बोला, एनर्जी लेवल्स बोला। और ये स्टेशनरी स्टेट है। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब क्या है कि जो इस न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी ये सर्कुलर ऑर्बिट हैं इनको उसने क्या बोला, एनर्जी लेवल बोला। और ये भी बोला कि हर एक लेवल की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। और उन एनर्जी लेवल्स को इन्होंने डेजिग्नेट किया KLMN या फिर 1 2 3 से। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया आपका, इसके अराउंड फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, आप कितने भी सेल बना सकते हो, फोर्थ सेल, इस तरह से आ जाएंगे। तो रदरफोर्ड बोहर ने आपको यही कहा है कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसको उसने एनर्जी बोला और एनर्जी लेवल्स बोला। और उन्होंने बोला कि हर एक सर्कुलर पाथ की जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, स्टेशनरी का मतलब कि जो उनकी एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, और न्यूक्लियस के नियर बाई से स्टार्ट करके KLM, कैपिटल M आएगा, और N, इस तरह से इनको नाम दिए हैं। ये N से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो न्यूक्लियस का सबसे पास वाला सेल होगा वो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, यानी कि 1 के लिए K, 2 के लिए L, M, इस तरह से आगे उन्होंने जो है स्टार्टिंग करते हुए क्लोज, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज से जो है वो नंबरिंग वहाँ पे दिया हुआ है। अब हर एक सेल में अभी आपको बताया कि हर एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। तो एनर्जी जो होती हैं डिफरेंट सेल की वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए बोहर ने फॉर्मूला दिया कि आपको मैंने बताया कि हर एक सेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल, डिफरेंट सेल कौन सी हैं, जो KLM हैं, इन्हीं को उसने क्या बोला, सेल्स बोला हुआ, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो उसमें डिफरेंट जो सेल्स हैं उन सेल्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया बोहर ने, En = -2 पाई स्क्वायर ME⁴ अपॉन N² H²। ये आपका जो है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको जो N है, जो ये N है, ये N जो है वो नंबर ऑफ सेल की बात करता है कि फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, कौन सी सेल है, 1 2 3 इसकी बात करेगा। पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे जो M है, M आपका यूज़ हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल में प्रेजेंट है, उसकी हमने एनर्जी निकालनी है। तो M हमने किसके लिए यूज़ किया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर यहाँ पे E यूज़ हुआ है, E आपका यूज़ हुआ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, और चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे जो H है, H आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, H आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻27 अर्ग या 34 जूल सेकेंड होती है। तो वो आपने सारा इसी लेसन में लास्ट किया। तो ये हमें पता है, पाई की वैल्यू, M पता है, E पता है, H, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, फिक्स हैं। अगर इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपका ये आ जाता है En = -21.8 × 10⁻⁻19 अपॉन N² जूल पर एटम। या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो -13.6 N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आप निकाल सकते हो। और ज़्यादा करेंगे तो -1312 N² जूल पर मोल। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं इसकी, उस अलग अलग यूनिट्स में ये इसकी वैल्यू आएगी। आपको वैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितने के इक्वल होता है, 1.6 × 22 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। तो अगर हमारे पास जो ये एनर्जी है वो हम हाइड्रोजन पार्टिकल की निकालते हैं, इन केस हमारे पास जो पार्टिकल होगा वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होगा। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब कि आपके पास जो है वो हीलियम पॉजिटिव हो जाएगा, लिथियम 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई पार्टिकल आते हैं तो वहाँ पे सिर्फ जैसे रिडबर्ग फॉर्मूले में आपने किया था कि 2 पाई स्क्वायर ME⁴
यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये चीज़ है। और यहाँ पे आपका इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 3 1 2 जैसे ऊपर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी के ऊपर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, साथ में जेड स्क्वायर कर दोगे। जेड क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा जेड, यहाँ पे आपका जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी एटॉमिक नंबर होगा। आपने ना जो बोहर का मॉडल है वो 9th क्लास में किया हुआ है, बट थोड़ा यहाँ पे आप डिटेल में करोगे तो थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अब अगर हमें किसी भी जो सेल की क्या है, रेडियस निकालनी हो, क्या निकालनी होगी, अगर रेडियस, तो रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर आप हाइड्रोजन एटम की रेडियस कैलकुलेट करते हो, बोहर मॉडल के अंदर ही है कि रेडियस ऑफ, अगर आप हाइड्रोजन एटम की रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला आता है Rn = A0 n स्क्वायर। यहाँ पे जो A0 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 52.9 पिकोमीटर होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस। अब ये बोहर्स रेडियस क्या होती है, फर्स्ट सेल की रेडियस, जो आपकी फर्स्ट सेल होती है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल, ये आपकी क्या होती है, बोहर्स रेडियस होती है, उसकी वैल्यू 52.9 दे रखी है। अगर आपके पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए इसका क्या हो जाएगा, Rn सेल की है, A0 n स्क्वायर अपॉन जेड, जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम उसकी रेडियस जो है वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए ये, और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैसे है, वेलोसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल में अगर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, उसके लिए निकालने के लिए इनटू जेड अपॉन एन। अब यहाँ पे जो V0 है, V0 क्या है, वेलोसिटी है, जिसको आप बोहर वेलोसिटी कहते हो, उसकी वैल्यू यहाँ पे 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। ये जो बोहर वेलोसिटी है ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो बोहर वेलोसिटी है। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आप किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है कि किस स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है या पर्टिकुलर जो सेल है उसमें क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सेकंड पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट्स में हमने क्या क्या किया, सेकंड पोस्टुलेट में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सेकंड पोस्टुलेट ने बोहर ने बताया था कि न्यूक्लियस के राउंड में जो सेल होते हैं उनको KLMN इस तरह से नाम दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसमें हमने देखा कि हम डिफरेंट सेल में सेल की एनर्जी कैसे निकालेंगे जो कि फ़िक्स होती है। एनर्जी के बाद हमने देखा कि वहाँ पे एनर्जी निकालने के बाद हम उस सेल की रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें हमने यहाँ पे करी। बोहर की जो थर्ड पोस्टुलेट्स है वो उसने क्या बोला कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। उसके बाद उसने 4 दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को जो है MVR आप लिखते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके लिए हम आगे जो वैल्यू है वो n से जो है वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट्स बोहर की क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि अगर हमने बोला, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे एक पर्टिकुलर सेल में जब रहते हैं तो जो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो स्टेट होगी इलेक्ट्रॉन की, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। ये इसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। जब तक इस सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज मतलब फिक्स होगी। जब ही इस सेल से किसी अदर सेल में मूव करता है तो ये एनर्जी का जो है वो गेन करता है या लॉस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एक्साइटेड स्टेट। सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आज उसने हायर पे गया तो हायर पे ये क्या करेगा, एनर्जी का गेन करेगा, और ये जो स्टेट होगी वो उसकी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट।
या नीचे आया जंप करके, यहाँ पे भी उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। मतलब जैसे अगर आप एनर्जी के लेवल्स ऐसे बना के रखो तो इलेक्ट्रॉन अगर जो लोएस्ट लेवल पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये लोएस्ट लेवल पे होता है, तो ये जो लोएस्ट लेवल होता है जिसमें वो पहले से प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी हायर स्टेट में जाता है तो वो क्या होता है, उसकी एक्साइटेड स्टेट। हायर में भी जा सकता है, लोअर में भी जा सकता है, तो उस टाइम वो एनर्जी का लॉस या गेन करता है। अब सपोज करो इस सेल की जो एनर्जी है वो E1 है और इस सेल की क्या है, E2 है, तो एनर्जी का कितना लॉस हुआ, यानी कि डेल्टा E हमने निकालना है, तो मैंने क्या करना है, E2 माइनस E1 कर दिया। अगर आपकी जो E2 है वो ग्रेटर देन है E1 से, तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में, मतलब उसने एनर्जी क्या करी है, गेन करेगी। लेकिन अगर जो E1 है वो ग्रेटर देन है E2 से, तो यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी का क्या किया हुआ है, आपका लॉस किया हुआ है। इस तरह से हम ये बोहर मॉडल की जो पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में पढ़े। टोटल जो है वो 5 पोस्टुलेट्स हमने बोहर मॉडल की वहाँ पे करी हुई हैं। जो आपने ये एनर्जी वगैरह के, वेलोसिटी वगैरह के जो यहाँ पे फॉर्मूलाज किए हुए हैं, इसके बिहाफ पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़फुलनेस ऑफ बोहर मॉडल, कि ये जो बोहर ने हमें मॉडल दिया उसकी हमें क्या ज़रूरत है, किस तरह से वो हमारे लिए जो है वो यूज़फुल जो है वो साबित हुआ है, अच्छा साबित हुआ है कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़फुलनेस ऑफ बोहर मॉडल, सबसे पहली बात क्या है, इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। जो रदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया था वो बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसने क्या कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमेगा, एनर्जी खत्म होगी, वो नीचे गिरेगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट इसने तो ये बोल दिया जब तक एक पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो जब एनर्जी फिक्स होती है तो डिस्ट्रॉय होने की कोई बात नहीं है। दूसरा जो रदरफोर्ड थे उसने जो है लाइन स्पेक्ट्रा को नहीं किया था, तो इसने क्या बोला, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। लाइन स्पेक्ट्रा कैसे एक्सप्लेन किया, ऐसे एक्सप्लेन किया कि जब बोहर ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे एनर्जी के सेल्स होते हैं, 1 n की वैल्यू जो है n1 इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है जब ये यहाँ से जंप करता है, किसी हायर में गया या वहाँ से किसी लोअर में आया, उस टाइम ये क्या करता है, अपने जो है स्पेक्ट्रा जो होती है, लाइन स्पेक्ट्रा, वो उस टाइम देता है। तो बोहर ने आपको यहाँ बताया कि कोई भी जो एटम है वो यहाँ पे आपको लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देता है। उसके बाद हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर्स के मॉडल की जो है वो क्या कमियां थी, ऐसे जो मॉडल उसने दिया उसमें भी कुछ कमी रही होगी। तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ यहाँ पे जितनी बार इसने बात करी है हाइड्रोजन की बात करी है या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात करी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बोहर मॉडल है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के साथ डील करता है। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि अगर आपके पास हाइड्रोजन होगा या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होंगे तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सिस्टम ऐसा है जो क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब जिसके पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बारे में ये हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है। ये मॉडल हमें हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल और हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन करता है, फर्दर ये हमें एक्सप्लेन नहीं करता है। दूसरा ये क्या है, जो आपकी स्पेक्ट्रा होती है उसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग का मतलब फर्दर जो है उसको ब्रेक करना। वो स्प्लिटिंग क्या होती है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी भी स्पेक्ट्रा की जो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट। उसको नहीं एक्सप्लेन करता। ऐसे ही जो उसकी स्प्लिटिंग होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताता है। तीसरा इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो फ्लैट मॉडल है। इसका क्या है, फ्लैट मॉडल एटम का। जो 3 डायमेंशनल मॉडल होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है। और इसकी जो नेक्स्ट जो है आपकी लिमिटेशंस हैं, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जो ये मॉडल है, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन
शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल की क्या शेप है उसके बारे में भी ये जो मॉडल होता है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। और एक डुअल नेचर आप आगे करोगे, डी ब्रोगली कंसेप्ट हो गया, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, तो ये जो आपका मॉडल है वो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हमने यहाँ 5 से 6 जो है वो लिमिटेशंस पढ़ी हैं बोहर मॉडल की, तो वो होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे से पूछिएगा। और जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा, ताकि नोटिफिकेशन मिले। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे को पर्सनल मैसेज करके बताएंगे कौन है, ताकि उनको जो है जितना भी पुराना वर्क है वो बताया जा सके, जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं उनके साथ शेयर की जा सके, जितने भी पुराने नोट्स हैं वो सारे शेयर कर सके। वीडियोस को देखने के बाद आप एक बार नोट्स को ज़रूर रीड करेंगे, तो उससे आपका जो कंसेप्ट होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।